नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, नए साल पर पीआरडी जवानों को योगी सरकार का तोहफा। योगी सरकार ने नए साल पर प्रांतीय रक्षा दल जवानों को तोहफा दिया है। उन्हें अब 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 2019 में हमारी ही सरकार ने इनका प्रतिदिन का मानदेय 25 से बढ़ाकर 375 रुपए प्रतिदिन किया था। 2022 में इस राशि को बढ़ाकर 395 रुपए किया गया। आज इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए हम नए वित्तीय वर्ष से पीआरडी जवानों को प्रतिदिन 500 रुपए ड्यूटी भत्ता देने की घोषणा कर रहे हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर अब तक आपने ईकेवाईसी नहीं करवाई है तो फटाफट करवा लें, अन्यथा राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा और कार्ड भी रद्द हो जाएगा। ईकेसीवाई कराने के लिए आप अपने पीडीएस की दुकान या डीलर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग ने ईकेवाईसी की समय सीमा को फरवरी 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले ईकेवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। यदि कोई राशन कार्ड धारक निर्धारित तिथि तक केवाईसी नहीं करवाता है तो ऐसे सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। उन सदस्यों को खाद्यान्न वितरण से वंचित कर दिया जाएगा। यदि कोई लाभुक किसी अन्य राज्य में रह रहा है तो उसे आधार सीडिंग के लिए अपने गृह राज्य लौटने की आवश्यकता नहीं है। वे नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर केवाईसी कर सकते हैं। महाकुंभ में गैर सनातनियों पर संत टास्क फोर्स की नजर। गैर सनातनियों के महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश रोकने की मांग लगातार उठती रही है। अपनी परंपरा व पवित्रता को आधार बनाकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सहित तमाम संतों ने उन गैर सनातनियों का प्रवेश महाकुंभ में रोकने की मांग उठाई थी, जो खाने पीने की चीजों में थूक लगाकर बेचते थे। मेला क्षेत्र में सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध व जैन धर्मावलंबियों की दुकानें लगाने पर जोर दिया गया था। इसके लिए अब संतों ने अपनी तरफ से संत टैक्स फोर्स का गठन कर दिया है। दिगंबर अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में संत मेला क्षेत्र में दुकानदारों का आधार कार्ड जांच रहे हैं। 3 दिनों की जांच में 32 दुकानदार बिना आधार कार्ड के मिले। संतों ने उन्हें मेला क्षेत्र से बाहर कर दिया। संबंधित क्षेत्र के थाना में शिकायत करके कड़ाई करने के लिए कहा है। संत टास्क फोर्स में 1500 संत शामिल हैं। ये मेला क्षेत्र के शिविरों, दुकानों के आसपास नजर बनाए हैं। संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर उसे पकड़कर पुलिस को दिया जाएगा। 5 दिनों तक महाकुंभ क्षेत्र में सभी वाहन बैन। महाकुंभ मेला में पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों का रूट डायवर्जन पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। 11 जनवरी की शाम 8 बजे से 15 जनवरी की शाम 8 बजे तक मेला क्षेत्र में सभी के प्रकार के वाहन प्रतिबंधित होंगे। इसमें सिर्फ प्रशासन व चिकित्सा सेवाओं के वाहनों का प्रवेश मान्य होगा। श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग के लिए 7 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। अभी आया अपडेट, यूपी के 15 जिलों में तूफानी बारिश अलर्ट। यूपी में रविवार की सुबह मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी यूपी के गोंडा जिले में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी कर अगले 3 घंटों में यूपी के गोंडा, बहराइच सहित 15 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के सचेत ऐप के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती समेत 15 जिलों में अगले 3 घंटा में तूफानी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। महाकुंभ में 3 दिन के तप के बाद बनेंगे 12,000 नागा सन्यासी। इस महाकुंभ में अखाड़ों में 12,000 नागा सन्यासी बनाए जाएंगे। ये वो संत होंगे जो सांसारिक मोह माया तो त्याग, माता पिता और खुद का पिंडदान कर सन्यासी बनने के बाद अखाड़ों में सक्रिय हैं। नागा बनाने का अनुष्ठान महाकुंभ के दूसरे अमृतशाही स्नान से पहले शुरू किया जाता है, पर इसकी तैयारी काफी पहले ही प्रारंभ कर दी जाती है। अखाड़े तैयारी कर रहे हैं। 14 जनवरी को अखाड़ों का पहला अमृत स्नान होने के बाद इसमें और तेजी आएगी। मौनी अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को है। 27 जनवरी से अखाड़ों में अनुष्ठान शुरू होगा। परंपरा के अनुसार पहले दिन आधी रात में विशेष पूजा की जाएगी, जिसमें दीक्षा ले चुके नागा बनने वाले सामान्य संतों को गुरु के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सन्यासी मध्य रात्रि गंगा में 108 डुबकी लगाएंगे। इस स्नान के बाद उनकी आधी शिखा यानी उनकी छोटी काट दी जाएगी। इसके बाद उन्हें तप करने को वन भेजा जाएगा। मान्यता वन भेजने की है, पर ऐसे संत अपना शिविर छोड़ देते हैं, उन्हें मनाकर बुलाया जाएगा।
गोरखपुर में इनकम टैक्स का छापा। पूर्वांचल के एक बड़े फ्लोर मिल कारोबारी के यहां करोड़ों की कर चोरी मामले में आयकर विभाग की कार्रवाई ने नया मोड़ ले लिया है। जांच में टीम को कारोबारी के सिविल लाइंस स्थित आवास के कार्यालय से देश के विभिन्न शहरों में खरीदी गई करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज हाथ लगे हैं। साथ ही कई ऐसे बैंक खाते सामने आए हैं जिसमें लेन देन देखकर आयकर अधिकारी भी हैरान हैं। उप निदेशक आयकर वाराणसी अतुल कुमार पांडेय के नेतृत्व में आयकर अधिकारी अरविंद चौहान, सुधाकर शुक्ला व ऐश्वर्या की टीम ने तीसरे दिन शनिवार को हाथ लगे संपत्ति के दस्तावेजों का जब वैल्यूअर ने मूल्यांकन किया तो करीब 800 करोड़ से अधिक की कर चोरी का मामला सामने आया, जबकि टीम 200 करोड़ की कर चोरी की आशंका में छापेमारी करने आई थी। संभल में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा महाकुंभ के बाद सीएम योगी कर सकते हैं अनावरण। संभल में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। महाकुंभ खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इसका अनावरण कर सकते हैं। कोतवाली चंदौसी क्षेत्र के रामबाग मिनी वृंदावन में बन रही यह प्रतिमा करीब 1.5 साल से बन रही है। अब इसका काम अंतिम चरण में है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में कहीं भी इससे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा नहीं है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामबाग धाम ट्रस्ट को पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। यूपी में चाइनीज मांझे के खिलाफ व्यापार मंडल का प्रदर्शन सूचना देने वालों को 11,000 का इनाम मिलेगा। हरदोई के शाहाबाद में चाइनीज मांझा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए व्यापार मंडल ने कड़ा कदम उठाया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शाहजहांपुर में एक सिपाही की दर्दनाक मौत के बाद यह कदम उठाया। बता दें कि चाइनीज मांझा से शाहरुख नाम के एक सिपाही की गर्दन कटने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद शाहाबाद में चाइनीज मांझा के खतरों को लेकर व्यापार मंडल ने रविवार को एक झापन कोतवाल ब्रजेश कुमार मिश्रा को सौंपा। झापन में व्यापार मंडल ने मांग की कि शाहाबाद में चाइनीज मांझा की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही व्यापार मंडल ने यह घोषणा भी की कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचने वाले विक्रेता को पकड़वाता है तो उसे 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सभी जिलों में आज से महाकुंभ श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी बसें। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के हर जिले से उन्हें प्रयागराज आने के लिए बसों की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को संगम स्नान के लिए प्रदेश के सभी जिलों से बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के अधिकारियों संग एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर यूपी रोडवेज की ओर से की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। निर्देश दिए कि पूरे महाकुंभ अवधि तक सभी जिलों से प्रयागराज के लिए बसों का संचालन करें। देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बनी अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला को विराजमान हुए 1 साल हो चुके हैं। इस दरमियान 13 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे। धार्मिक टूरिज्म के लिहाज से अयोध्या देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बन गई। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ में 6 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे। इसके बाद आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर आता है। यहाँ 1 साल में 2 करोड़ 55 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 2024 में सबसे ज्यादा दान तिरुपति बालाजी मंदिर को मिला। 1365 करोड़ रुपए कैश में दान मिला। 1013 किलो सोना चढ़ाया गया। दूसरे नंबर पर मां वैष्णो देवी मंदिर रहा। यहाँ पिछले 1 साल में करीब 500 करोड़ रुपए दान दिया गया। तीसरे नंबर पर राम मंदिर। यहाँ भक्तों ने करीब 250 करोड़ रुपए कैश और सोना चांदी दान में दिया। चौथे नंबर पर उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर रहा। यहाँ 1 साल में 165 करोड़ रुपए दान में मिले। बाराबंकी में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू। बिना हेलमेट के आए तो नहीं मिला पेट्रोल। बाराबंकी में यातायात सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत स्वास्तिक पेट्रोल पंप पर कड़ी कार्रवाई की। यह अभियान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महाकुंभ के लिए कल आखिरी अखाड़े की पेशवाई निकाली गई। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के 1000 से ज्यादा साधु संत ऊंट, घोड़े, रथ पर सवार होकर महाकुंभ के लिए निकले। इसी बीच यहाँ बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए हर हर महादेव और जय जय श्री राम के जयकारे लगाते संत आगे बढ़ रहे हैं। कल यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला स्नान है। ऐसे में आज ही श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। सड़कों पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। ये श्रद्धालु महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह पेशवाई रामबाग फ्लाईओवर से भव्य यात्रा के रूप में महाकुंभ के लिए रवाना हुई। जानसेनगंज, चौक, घंटाघर होते हुए करीब 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पेशवाई महाकुंभ के सेक्टर 20 में बने अखाड़े के शिविर में पहुंचेगी। अखाड़े के महंत दुर्गादास महाराज ने बताया, पूरे देश भर के साधु संत इसमें शामिल हुए हैं।
वाराणसी में नाविकों को पहनना होगा कार्ड। महाकुंभ से पहले वाराणसी में पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रही है। इसको लेकर आज वाराणसी के 80 घाट पर नाविकों के साथ पुलिस ने बातचीत की और सभी नाविकों को कार्ड बनाने का भी निर्देश दिया गया है। इसको लेकर नाविकों की समिति ने भी सहमति जताई है। 2-3 दिन में जितने भी नाविक संचालन करने वाले लोग हैं वह अपना कार्ड पहने हुए दिखाई देंगे। यूपी और उत्तराखंड में 10,000 अग्निवीरों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इन दोनों राज्यों में 7 से 10,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अब तक 6,500 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है, जबकि 2,000 पद अभी भी रिक्त हैं। प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सीसीटीवी निगरानी में हो रही है। महिलाओं की भर्ती के लिए भी नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे सेना में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। अग्निवीर योजना के तहत बदलाव युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के एडीजी रिक्रूटिंग मेजर जनरल मनोज तिवारी का कहना है कि इन दोनों राज्यों में 7,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। यह बढ़कर 10,000 भी हो सकती है। इसके लिए 10 भर्ती रैलियां कराई जा रही हैं। लखनऊ में यह 9वीं भर्ती रैली चल रही है और अंतिम बरेली जोन के फतेहगढ़ में आयोजित की जाएगी। यूपी के इस जिले में बनेगा 70 मीटर 4 लेन फ्लाईओवर। अब इकाना स्टेडियम में मैच के बाद भीड़ से शहीद पथ जाम नहीं होगा और न ही त्योहारों में प्लासियो लुलु माल घूमने वालों के कारण एयरपोर्ट व मेदांता जाने वालों को परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि शहीद पथ पर लोक निर्माण विभाग 70 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनवाने जा रहा है। 4 लेन का फ्लाईओवर मेदांता अस्पताल के पास से शुरू होगा और दूसरी ओर नीलमथा जाने वाली रोड तक जाएगा। अमूमन लोग स्टेडियम, माल, मेदांता अस्पताल जब आते हैं तो सर्विस लेन पर उतरने के बाद यू टर्न होकर शहीद पथ पर चढ़ना पड़ता है। अब शहीद पथ पर चढ़ने के 2 विकल्प होंगे। पहला, वह अंडरपास का प्रयोग कर सकेंगे और दूसरा फ्लाईओवर का। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर मलबे के नीचे दबे सभी मजदूर निकाले गए। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर 2:30 बजे तेज धमाके के साथ निर्माणाधीन भवन का लिंटर ढह गया। हादसे में करीब 24 मजदूर मलबे में दबकर घायल हो गए थे। इन सभी को स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा निकाल लिया गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम पूरा कर लिया गया है। घायलों में से 12 मजदूरों को कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे कानपुर रेफर किया गया है। वहीं घायल मजदूरों के लिए मुआवजे की राशि का ऐलान किया गया है। सामान्य रूप से घायलों को 50,000 और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय ने बाबूपुरवा स्थित 4 राड चौराहे के पास बने प्राचीन मंदिर के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। मंदिर के चारों तरफ अतिक्रमण मिला। पास ही स्थित प्राचीन कुएं को पाटकर लोगों ने मकान बना लिया। नाराज महापौर ने अफसरों को आदेश दिया कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाए और कब्जे हटवाए जाएं। महापौर प्रमिला पांडेय शनिवार को बाबूपुरवा स्थित 4 राड चौराहा पहुंची। यहाँ मंदिर परिसर की जमीन पर हुए कब्जे को देखकर भौचक रह गईं। दरअसल मंदिर परिसर की जमीन पर चारों तरफ पक्के मकान बन गए हैं और मंदिर में आने जाने के रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। लोगों ने बताया कि कई सालों से पूजा अर्चना भी नहीं हुई है। इस प्राचीन मंदिर में मूर्तियां तो हैं, लेकिन वर्षों से पूजा पाठ और रखरखाव नहीं होने के कारण मंदिर बदहाल हो चुका है। प्राचीन मंदिर के पास बने कुएं पर भी लोगों ने कब्जा करके पक्का मकान बना लिया। बताया गया कि कुएं पर बना मकान पहले भी गिराया जा चुका है। इसके बाद फिर से कब्जा कर लिया गया है। महापौर ने मकान गिराने के आदेश दिए। चित्रकूट में बनेगा रामायण एक्सपीरियंस पार्क। योगी सरकार के साथ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी चित्रकूट के विकास में कदम ताल करने को तैयार हो गई है। उसने तपोभूमि के विकास के लिए 750 करोड़ का डीपीआर तैयार किया है, जिसमें तमाम विकास कार्यों के साथ रामायण एक्सपीरियंस पार्क बनाएगी, जिसमें श्री राम की 151 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। श्री राम की तपोभूमि को विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्लान मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। रामायण काल से जुड़े स्थानों और नगर में आधुनिक परिवहन सेवाएं विकसित करने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पूरे नगर में श्री राम की छवि होगी। यूपी में ग्रुप हाउसिंग हॉस्पिटल गेस्ट हाउस बनाने के बदलेंगे नियम। यूपी के शहरों में ग्रुप हाउसिंग, हॉस्पिटल और गेस्ट हाउस बनाने के नियम बदल सकते हैं। राज्य सरकार कम भूमि पर ग्रुप हाउसिंग लाने के साथ ही हॉस्पिटल, स्कूल और गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति देने के साथ ही 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर औद्योगिक क्षेत्रों में गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष शनिवार को उत्तर प्रदेश भवन विकास उपविधि के प्रस्तावित प्रारूप का प्रस्तुतिकरण हुआ। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इसे और व्यवहारिक बनाया जाए, जिससे कम भूमि पर अधिक निर्माण की अनुमति दी जा सके। गुजरात व महाराष्ट्र की तर्ज पर एक ही भूमि पर आवासीय व व्यावसायिक निर्माण की अनुमति भी देने पर विचार किया जाए।
शाही स्नान से पहले 20 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का पहला अमृत शाही स्नान आज 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा, जबकि दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर होगा। पहले शाही स्नान की तैयारियों में मेला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और शनिवार को भी उनका आगमन देर रात तक जारी रहा। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक स्नान पर्व शुरू होने से एक दिन पहले ही लाखों श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। मेला प्रशासन का दावा है कि शनिवार शाम तक 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुसंगत हो चुकी हैं। 250 से ज्यादा घर दुकानों को तोड़ने पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ में बाल निकेतन रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे रेल ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आरओबी के निर्माण में आने वाली 250 से अधिक दुकानों, मकानों, सरकारी भवनों और धार्मिक स्थलों को बिना अनुमति के ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने जिलाधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से असंतोष व्यक्त किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक संपत्ति के मालिक या कब्जाधारी स्वेच्छा से अपनी जमीन या मकान देने की सहमति नहीं देते, तब तक कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी कैलेंडर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने विवेकानंद की जयंती के मौके पर रविवार को समाजवादी कैलेंडर जारी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विवेकानंद ने सहनशीलता और स्वीकार्यता का संदेश दिया। उन्होंने भारत का परिचय दुनिया में प्रभावी तरीके से दिया। अब सपा समाजवादी सोशलिस्ट फेस्टिवल मनाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी कैलेंडर जारी करते हुए कहा कि वह कुंभ जाएंगे और पुण्य के लिए जाएंगे। हालांकि कुछ लोग अपने पाप धोने जाएंगे। लखनऊ में सांसद चंद्रशेखर आजाद का पुतला फूंका। महाकुंभ पर दिए बयान पर भड़की हिंदू समाज पार्टी। लखनऊ में शनिवार को नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का पुतला फूंका गया। हिंदू समाज पार्टी ने नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने कहा कि चंद्रशेखर ने अमर्यादित बयान देकर सनातन धर्म का अपमान किया। तत्काल उनकी संसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए, साथ ही सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदू समाज पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद के नारे लगाए। गौरव गोस्वामी ने कहा कि महाकुंभ 2025 को लेकर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है वह अपमानजनक है। सनातन धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक भारतीय की भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के स्टेशनों पर वन वे लागू। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के मद्देनजर प्रयागराज के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था लागू की गई है। 12 जनवरी से 15 जनवरी तक दारागंज स्थित प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। यहां से ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। इस दौरान यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रयाग स्टेशन से गाड़ियां मिलेंगी। प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए केवल सिटी साइड से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि सिविल लाइन साइड से यात्रियों की निकासी होगी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह तीसरी शादी कर सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की निजी जिंदगी फिर चर्चा में है। माना जा रहा है कि पावर स्टार पवन तीसरी शादी कर सकते हैं। 5 जनवरी 2025 को लखनऊ में पवन सिंह का भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया गया। इसमें अभिनेत्री चांदनी हाथों में मेहंदी और लाल साड़ी पहनकर पहुंची। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कला और राजनीति जगत की दिग्गज हस्तियां पहुंची, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ चांदनी सिंह पर रहीं। पार्टी में पवन की मां और चांदनी एक साथ ही दिख रही थी। पवन की मां प्रतिमा सिंह ने भी बेटे के जीवन में नई शुरुआत के संकेत दिए। कहा 2025 में हल्ला मचेगा। कानपुर में एलपीजी टैंकर और लोडर की भिड़ंत से गैस लीक। कानपुर में रविवार सुबह 7 बजे एलपीजी गैस से भरे टैंकर और पिकअप की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद टैंकर से गैस लीक होने लगी। इससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक रोक दिया। इससे 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इंडियन ऑयल के इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंच गई है। करीब 6 घंटे से गैस रिसाव को रोकने की कोशिश के बाद उसे बंद करा दिया गया। इसके बाद करीब दोपहर 1 बजे पुलिस ने हाईवे खोल दिया। हादसा सुबह 6 बजे सचेंडी थाने के चक्करपुर मंडी के पास ओरिएंट रिसोर्ट के सामने हुआ। यूपी के बरेली में गृहकर बिलों में गड़बड़ी का मुद्दा एक बार नहीं कई बार उठ चुका है। नगर निगम में टैक्स विभाग का आधुनिक कार्यालय खोल दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर भी आउटसोर्सिंग में पर रख लिए, लेकिन वसूली प्रतिशत नहीं बढ़ा। नगर निगम सदन में यह भी मामला उठा है कि टैक्स विभाग के 2600 करोड़ रुपए के बकायेदार हैं। विभाग ने अब बड़े बकायेदारों पर एक्शन शुरू कर दिया है। 200 से ज्यादा ऐसे भवन हैं जिन्हें कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं।
11 गांवों में बाघ की दहशत से पीएसी तैनात होगी। लखनऊ वन विभाग ने लगाए नए कैमरे। लखनऊ के रहमानखेड़ा इलाके में बाघ की दहशत को कम करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रभावित 11 गांवों में एक प्लाटून पीएसी तैनात की जाएगी। पीएसी के जवान गांव-गांव जाकर लोगों को बाघ से बचने के तरीके बताएंगे। डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि दुगौली, मीठे नगर, उलरापुर, रसूलपुर, बुद्धड़िया, मंडौली, खालिसपुर, सहिलामुंह, कटौली, हाफिज खेड़ा और कुसमौरा और हलुआपुर गांव में पीएसी के जवान तैनात किए जाएंगे। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती का तीसरा दिन। कन्नौज और हमीरपुर के अभ्यर्थी पहुंचे। लखनऊ की सैन्य छावनी आर्मी मेडिकल कोर स्टेडियम में अग्निवीर रैली भर्ती का कल तीसरा दिन था। यह भर्ती 10 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगी। इसमें 13 जिलों के करीब 10,000 युवा शामिल होंगे। भर्तियां कुल 4 ट्रेंड्स में हो रही हैं। इनमें अग्निवीर जीडी, टेक्निकल, कार्यालय सहायक और ट्रेड्समैन है। युवाओं को स्टेडियम में तड़के 2 बजे से 5 बजे तक प्रवेश दिया गया है। यह वो अभ्यर्थी हैं जो पहले ही अग्निवीर लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं। लखनऊ में फार्मर रजिस्ट्री भरने में सर्वर से परेशान किसान। लखनऊ में किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर की धीमी गति और लगातार डाउन होने की समस्या से जूझ रहे किसान कड़ाके की ठंड में घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। मलिहाबाद क्षेत्र में स्थिति यह है कि किसानों को रात 8 बजे तक जनसेवा केंद्रों पर कैंप में इंतजार करना पड़ रहा है। कई किसान सुबह 8 बजे से ही लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन सर्वर की समस्या के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। किसानों में सबसे बड़ी चिंता यह है कि फार्मर रजिस्ट्री न होने से उनकी किसान सम्मान निधि प्रभावित हो सकती है। किसानों ने बताया कि वह पिछले 10 दिनों से रजिस्ट्री के लिए चक्कर लगा रहे हैं और कड़ाके की ठंड में लंबी कतारों में खड़े होने से उनकी सेहत भी खराब हो रही है। जनसेवा केंद्रों पर दिन रात कैंप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सर्वर पर अत्यधिक लोड के कारण साइट अक्सर बंद रहती है। हाउस टैक्स जमा न करने वाले मैरिज होम होटल निशाने पर। हाउस टैक्स के जरिए 125 करोड़ की वसूली के लिए नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें सबसे ऊपर मैरिज होम और होटल निशान पर है। अभियान के दौरान नगर निगम की टीम अब तक 8 मैरिज होम सील कर चुका है। शनिवार को ही एक होटल और एक मैरिज पर कार्रवाई किया। लोहा मंडी के किदवई पार्क स्थित मैरिज होम श्याम होटल पर 9 लाख रुपए और विश्वास मैरिज होम पर 20 लाख रुपए हाउस टैक्स बकाया चला आ रहा है। टैक्स जमा कराने के लिए इन्हें लगातार नोटिस दिए जा रहे थे। शनिवार को जोनल अधिकारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में मैरिज होम पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। नगर निगम सदन में 125 करोड़ का टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है। यूपी फुटबॉल प्रीमियर लीग का ऑक्शन शुरू। वाराणसी में पहली बार होने जा रही यूपी फुटबॉल प्रीमियर लीग का ऑक्शन इस समय शहर के होटल मेरिडियन में चल रहा है। इस ऑक्शन में 6 फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों की बोली लगा रही हैं। इसमें गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी की फ्रेंचाइजी शामिल हैं। ऑक्शन में कुल 114 खिलाड़ी उपलब्ध हैं, जिनका बेस प्राइस 1000 से 10,000 रुपए है। इस ऑक्शन की शुरुआत में ही वाराणसी के तेज तर्रार खिलाड़ी आदित्य यादव को एएस स्पा गोरखपुर ने 27,000 में खरीद लिया। इनका बेस प्राइस भी 1000 रुपए था। यह प्रतियोगिता पार्वती वेलफेयर सोसाइटी आयोजित करवा रही है। मिर्जापुर में रिमझिम बारिश से लुढ़का पारा। मिर्जापुर में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर में रिमझिम बारिश ने वातावरण को सुहाना बना दिया। बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग वाहनों की लाइटें जलाकर चलने को मजबूर हुए। जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शाम 6 बजे तक जिले के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रही। बारिश के कारण ठंड में और इजाफा होने की आशंका से लोग सहम गए। कानपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष के नामांकन में हंगामा। भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। नामांकन शुरू होने के आधे घंटे बाद ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। भाजपा उत्तर कार्यालय में चुनाव प्रभारी संगम लाल गुप्ता के सामने ही भाजपाई नारेबाजी करने लगे। उन्होंने चुनाव प्रभारी को जूते का बुके थमा दिया। हंगामा करने वाले पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत द्विवेदी ने कहा कि पार्टी में चुनाव प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। जो जिस पद के लिए आवेदन कर रहा है उसके विपरीत उसे जबरन दूसरा पद दे दिया जा रहा है। हम लोगों ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रतिनिधि बना दिया गया। हंगामा बढ़ता देख सीनियर नेताओं ने उन्हें समझाया, तब जाकर वे शांत हुए। महाकुंभ में पहली बार न्याय और जागरूकता का अनूठा प्रयोग। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ
2025 इस बार अध्यात्म के साथ साथ कानूनी जागरूकता का भी केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष निर्देश पर महाकुंभ नगर में न्यायाधीशों, लोकायुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ नगर के सेक्टर 23 और किला घाट के पास 150 से अधिक कॉटेज का निर्माण किया जा रहा है, जहां 45 दिनों तक न्यायिक अधिकारी श्रद्धालुओं के बीच रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने स्वयं स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महाकुंभ में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल हुई। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए शनिवार को विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई इस 9 घंटे की बड़ी एक्सरसाइज में एनएसजी, यूपी एटीएस, एनडीआरएफ और जल पुलिस ने हिस्सा लिया। बोट क्लब पर आयोजित मॉक ड्रिल में आतंकी हमले की स्थिति का सामना करने का अभ्यास किया गया। एनएसजी की टीमों ने 2 दिशाओं से ऑपरेशन चलाकर बंधकों को मुक्त कराया और डर्टी बम के खतरे से निपटा। एनएसजी कमांडो ने MP5, AK-47, कार्नर शॉटगन और ग्लॉक 17 जैसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया। मेरठ में जल्द दौड़ेगी मेट्रो। जल्द ही मेरठ शहर में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। रविवार को मेरठ साउथ से शताब्दी नगर के बीच मेट्रो का ट्रायल किया गया। इस दौरान एनसीआरटीसी के अधिकारी भी रहे। जल्द ही नमो भारत और मेट्रो का शताब्दी नगर तक संचालन शुरू हो जाएगा। जल्द ही मेरठ शहर में मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। रविवार को मेरठ साउथ से शताब्दी नगर के बीच मेट्रो का ट्रायल किया गया। इस दौरान एनसीआरटीसी के अधिकारी भी रहे। जल्द ही नमो भारत और मेट्रो का शताब्दी नगर तक संचालन शुरू हो जाएगा। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।